एक 19 साल के लड़के के सामने अपनी बिजनेस फील्ड की बड़े-बड़े दिग्गज आ जाएँ, घबरा जाएगा ना। एक सोचिए ना, नॉर्मल आदमी है, एक बिजनेस करने निकला, उसके सामने अंबानीज़ हैं, अदानीज़ हैं, टाटाज़ हैं, बिरलाज़ हैं, महिंद्राज़ हैं, उसको क्या होगा? लेकिन माइकल डेल जो है ना, कुछ अलग ही मिट्टी के बने थे। उन्होंने डेल टेक्नोलॉजीज़ जब चालू की, तो आप समझिए बड़े-बड़े दिग्गज कौन थे? आईबीएम, कॉम्पैक, एचपी, इनके सामने काम करना और इनको बीट करना आसान था क्या? आज समझते हैं आखिरकार माइकल डेल ने किस तरीके से अपने आप को इस बिज़नेस में एस्टेब्लिश किया जहाँ पे इतने बड़े-बड़े दिग्गज बैठे थे। शुरुआत करते हैं उनके बचपन से। माइकल डेल जब छोटे थे ना, तो उन्होंने स्टॉक्स और शेयर्स में इन्वेस्ट करना शुरू किया। एक्चुअली मदर स्टॉक ब्रोकर थी ना, तो देख-देख के इंस्पिरेशन आई। फादर एक ऑर्थोडेंटिस्ट थे। नेचुरल सी बात है, इंडिया में क्या होता है? वकील का बेटा वकील, डॉक्टर का बेटा डॉक्टर। उनके साथ भी सेम था। उन्होंने भी प्री-मेड एग्ज़ाम दिए, लेकिन डेस्टिनी को कुछ और ही मंज़ूर था। वो जब बड़े हो रहे थे, तो उनका इंटरेस्ट बिज़नेस की ओर ज़्यादा था। ऑल्दो पेरेंट्स के कहने पे उन्होंने प्री-मेड तो दे दिए, लेकिन उनका हर चीज़ में बिज़नेस में दिमाग चलता था। उन्होंने हाउस्टन पोस्ट नाम के न्यूज़पेपर के सब्सक्रिप्शन सेल करनी शुरू की। अब टिपिकली आदमी क्या करता है? कोल्ड कॉलिंग, मतलब या तो घर जाएगा या फ़ोन पे बात करेगा कि प्लीज़ हमारे सब्सक्रिप्शन ले लो। उन्होंने क्या किया? उन्होंने पब्लिक रिकॉर्ड्स में से डेटा निकाला कि आखिरकार कौन-कौन न्यूलीवैड्स, कौन-कौन अभी-अभी नए घर में शिफ्ट हुए हैं। अब नेचुरल सी बात है, न्यूज़पेपर सब्सक्रिप्शन तो यही लोग लेंगे ना, बाकी सबके पास तो पहले से होगा। लेकिन माइकल डेल बचपन से समझ गए थे कि टारगेटेड ऑडियंस को अगर मैं लेके चलूँगा, तो बिज़नेस ज़्यादा आसानी से हो। और यही चीज़ उन्होंने 19 इयर्स की एज पे पीसीज़ लिमिटेड नाम की कंपनी को शुरुआत करते हुए सोची। पीसीज़ लिमिटेड में उन्होंने क्या किया, उन्होंने पीसी लेते थे, अपग्रेड करके उनको देते थे। अब आप कहोगे कि सर फिर डेल कहाँ है? पीसीज़ लिमिटेड ही आगे जाके डेल बनी। उन्होंने क्या किया, जब काम धीरे-धीरे बढ़ना शुरू हुआ, उन्होंने 2-3 टर्मिनोलॉजीज़ पे वर्क करना शुरू किया। टर्मिनोलॉजीज़ कैसी? जैसे वर्चुअल इंटीग्रेशन, जैसे डायरेक्ट बिज़नेस मॉडल। अब आप कहेंगे ये क्या है? डायरेक्ट बिज़नेस मॉडल, वर्चुअल इंटीग्रेशन, ये सब क्या है? चलिए मैं आपको लेके चलता हूँ एक आर्टिकल के ऊपर जो हार्वर्ड बिज़नेस रिव्यू में आया था। जॉन मैग्रेटा जो कि एक वंडरफुल ऑथर है, उन्होंने एक इंटरव्यू लिया माइकल एस डेल का और वो पब्लिश हुआ हार्वर्ड बिज़नेस रिव्यू में 1998 में। टाइटल ऑफ द आर्टिकल वाज द पावर ऑफ वर्चुअल इंटीग्रेशन, एन इंटरव्यू विद डेल कंप्यूटर्स माइकल डेल। इस इंटरव्यू में माइकल डेल साहब ने समझाया कि कैसे सबसे पहले तो उन्होंने डीलर का मार्जिन उड़ाया, डीलर के चैनल को उड़ाया, कोई मार्कअप वगैरह नहीं रिटेलर का। उन्होंने कहा मैं डायरेक्टली कस्टमर से डील करूंगा, मैं सप्लायर की प्रॉब्लम्स को समझूंगा, कस्टमर के साथ डील करूंगा ताकि मेरे को पता चले कस्टमर चाह क्या रहा है, और जब कस्टमर मेरे से मांगेगा मैं तब बिल्ड करके दूंगा, ऐसे नहीं पहले से बना के दे दूं। अब एक बात सोचो, दूसरे राइवल्स क्या कर रहे हैं? दूसरे राइवल्स पहले से बना के इन्वेंट्री क्रिएट करके होलसेलर रिटेलर के पास रख रहे हैं। माइकल डल ने कहा ये ठीक नहीं है, मुझे जस्ट इन टाइम सिस्टम वगैरह फॉलो करना है। इसमें उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा जब ऑर्डर आएगा उसके अकॉर्डिंग भी बिल्ड करूंगा। लेकिन इससे फायदा क्या हुआ और क्यों ऐसा सोचा उन्होंने? माइकल डल साहब एक एग्जांपल देते हैं कि मान लो मेरे राइवल्स के पास 80 डेज की इन्वेंट्री है। अब हम लोग कंप्यूटर बना रहे हैं, चिप्स लगते हैं कंप्यूटर के अंदर। मेरे पास 11 डेज की इन्वेंट्री है, मतलब क्या होगा, हर 11 डेज के बाद मेरी इन्वेंट्री खत्म, है ना? अब आप कहेंगे इन्वेंट्री टर्नओवर डेज कितने हैं? 11। अच्छा, 69 डेज़ पहले मेरी खत्म हो जाती है इन्वेंट्री, यहाँ तक भी सही है। अब एक बात सोचिए, टेक्नोलॉजी एक बहुत ही इवॉल्विंग चीज़ है। आप सोचिए नई टेक्नोलॉजी आ गया, नए तरीके का चिप आ गया। ओह! अब मेरा तो 11 डेज़ के बाद मैं नई टेक्नोलॉजी यूज़ करने लग जाऊँगा। लेकिन दूसरी कंपनी राइवल्स क्या करे अब, क्योंकि उसको मजबूरन अपना पुराना ऑब्सोलीट माल खत्म करना पड़ेगा पहले, तो वो 80 डेज तक नया चिप यूज नहीं कर पाएगा, या फिर वो जो माल है उसको डंप करना पड़ेगा, सस्ते में बेचना पड़ेगा, किसी भी तरीके से जो इन्वेंट्री फंसी हुई है वो सस्ते में निकालनी पड़ेगी। आप सोचिए, बिल्ड टू ऑर्डर, मतलब जस्ट इन टाइम से उन्होंने कितने स्मार्टली अपनी इस इन्वेंट्री के गेम को खेला। वो 33 टाइम्स उनका इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो है। क्यों? क्योंकि 11 डेज़ की इन्वेंटरी उनके पास है। 33 टाइम्स उनकी इन्वेंटरी चेंज हो रही है पूरे साल में, दूसरों की 2-3 बार बस। एक और चीज़ सोचिए, मार्केट में अगर रॉ मटेरियल का प्राइस कम हो जाए, तो फ़ायदा किसको है? अब नेचुरल सी बात है, टेक्नोलॉजी इवॉल्व होती है, कॉस्ट कम होती जाती है। माइकल डेल को फ़ायदा हो रहा है ना?
वो बेचारे आज भी राइवल्स महंगी चीज बेच रहे हैं, माइकल डेल सस्ते में बेच रहा है। ये सारे फायदे माइकल डेल समझते जा रहे थे। उन्होंने कहा कि यार मुझे लार्ज इन्वेंट्री मॉडल पे नहीं खेलना, मुझे स्मॉल इन्वेंट्री मॉडल पे खेलना। क्यों? मुझे बड़ा सिंपल है, मुझे बढ़िया से बढ़िया नई से नई टेक्नोलॉजी बना के उनको देनी है कस्टमर। और इन्हीं चीजों को दिमाग में रखते हुए उन्होंने टर्म रखी वर्चुअल इंटीग्रेशन। वर्चुअल इंटीग्रेशन क्या है? उन्होंने कहा भूल जाओ कि सप्लायर अलग है, आप अलग हैं। उन्होंने कहा मान के चलिए हम लोग एक है। क्या मतलब? उन्होंने कहा एक राइवल ने क्या किया, मान लीजिए कोई भी राइवल है, उस राइवल ने टिपिकली अपने बिजनेस में एक कंप्यूटर बेचने के लिए पहले चिप मैन्युफैक्चरिंग शुरू की, हार्ड डिस्क मैन्युफैक्चरिंग शुरू की, ये सारी चीजें मैन्युफैक्चरिंग शुरू की, खुद मैन्युफैक्चर किए, खुद चिप्स लगाए। माइकल डल ने कहा मैं ऐसा नहीं करने वाला। तुमने 5-10 साल लगा के अपनी मेहनत कर ली जितनी करनी थी, मैं क्या करूंगा, तुम्हारे को देखा देखी 20 कंपनी और आ गई कंप्यूटर मॉनिटर बनाने वाली, चिप्स बनाने वाली, हार्ड डिस्क बनाने वाली। मैं उनसे सीधा जाके टाइप करूंगा, मैं सोनी से बात करूंगा, मैं दूसरों की इन्वेस्टमेंट पे खेलूंगा। अच्छा, तो दूसरों की इन्वेस्टमेंट पे कैसे खेलेंगे? कहता मैं ना सोनी के पास जाऊंगा और सोनी से कहूंगा मुझे आपसे मॉनिटर चाहिए। अब दूसरी जो कंपनीज है राइवल्स, वो लोग खुद मॉनिटर बना रहे हैं, लेकिन डेल क्या कर रहा है, वो सोनी से टाई अप कर रहा है। वो सोनी से बोल रहे हैं कि एक काम करते हैं, मैं या तो तुम्हारे यहाँ से उठा लेता हूँ सीधा के सीधे मॉनिटर्स, या फिर तुम मेरे यहाँ डिलीवर कर दो, लेकिन बहुत लिमिटेड क्वांटिटी की इन्वेंट्री रखनी। उन्होंने कहा आज की डेट में टेक्नोलॉजी और इंफॉर्मेशन का जमाना है, मैं आपके साथ रियल टाइम डेटा शेयर किया करूंगा। रियल टाइम डेटा, जी हाँ। इससे क्या होगा, मैं आपको एग्जैक्टली बता पाऊंगा कि मुझे कब किसकी कितनी नीड है। उन्होंने एक एग्जांपल भी दिया ब्लैक एंड डेकर का। ब्लैक एंड डेकर में जब भी किसी भी स्टोर से एक ड्रिल मशीन भी खरीद ली जाती है, तो उसकी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सिस्टम इतना स्ट्रांग है, इतना रोबस्ट है कि तुरंत मैन्युफैक्चरिंग प्लांट को पता चल जाता है कि अब हमें एक एक्स्ट्रा ड्रिल बनानी। उन्होंने कहा हमारे यहाँ तो फिर भी बेटर है, हम एक एक के ऊपर नहीं बता रहे, हम 1000 से 10,000 से बता रहे हैं कि हमें इतना चाहिए। इसके बाद हमने क्या किया, एयरबोर्न एक्सप्रेस, यूपीएस, इन सब से टाइप किया। जैसे डिलीवरी वगैरह होता है ना इंडिया में, बिल्कुल वैसे हमने इनसे कहा एक काम करो, 10,000 कंप्यूटर उठाओ मेरे टेक्सास प्लांट से, और 10,000 स्क्रीन उठाओ कहाँ से, आपके मैक्सिको प्लांट सोनी के। दोनों के नंबर मैच करो, और जब हम सो रहे हो अपने आप तुम ये सब काम करते रहो और अपने आप कस्टमर की डिलीवरी के लिए आगे बढ़ जाओ, हमारे पीछे ना लगो, अपने आप दिमाग लगाओ। तो आप एक बात सोचिए, यहाँ पे वो क्या कर रहे हैं, यहाँ पे सप्लायर इज अ पार्ट ऑफ डेल एक्सएल। यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे आपको फील नहीं आ रहा होगा कि सप्लायर अलग है। क्यों? सप्लायर तो एक आर्म की तरह वर्क कर रहा है आपके। यहाँ पे सप्लायर आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर का ही सप्लायर लग रहा है, इंटरनल सप्लायर की तरह वर्क कर रहा है। तो आपको ऐसा फील नहीं आ रहा कि आप सप्लायर से अलग से डील कर रहे हैं, दे आर अ काइंड ऑफ पार्ट ऑफ योर कंपनी इटसेल्फ। यहाँ तक सोनी के टीम के लोग हमारे यहाँ ही बैठे होंगे माइकल डेल ने का, वो देख रहे हैं, जरा सी अगर इशू आएगा कस्टमर एंड पे, वो समझ सकते हैं कि अच्छा ये इशू आ रहा है इनके कंप्यूटर में, पूरी असेंबली लाइन हम भी रोक देंगे, सोनी वाला भी रोक देगा कि आखिरकार कहाँ दिक्कत आई, उसको फिक्स करें और उसके अकॉर्डिंगली वर्क। तो सोचिए यहाँ पे एक्चुअली हुआ क्या, हमने जो बाउंड्रीज थी सप्लायर और हमारे बीच की, वो एक तरीके से एलिमिनेट कर दी, है ना। तो एक तरीके से इंटीग्रेट हो गया। बाकी लोग क्या करते, वो लोग मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाते किस चीज का, मॉनिटर का। हमने क्या किया, हमने नहीं लगाया, हमने उनके साथ टाई अप किया इस तरीके से एज इफ दे आर पार्ट ऑफ डेल इटसेल्फ। डेल ने समझाया कि हम क्या करते हैं, कस्टमर की प्रॉफिटेबिलिटी को एनालाइज करते हैं सेगमेंट वाइज, कस्टमर प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस। इससे हमें पता चलता है कौन सा सेगमेंट प्रॉफिटेबल सेगमेंट है और कौन सा कम प्रॉफिटेबल सेगमेंट। बहुत इन डेप्थ एनालिसिस किया जाता है हर सेगमेंट पे। अगर आप बात कर रहे हैं लार्ज कस्टमर्स की, तो उसमें भी ये सोचेंगे गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, आपकी कंपनीज है, एनजीओज है, कौन है। अगर आप रिटेल की बात कर रहे हैं तो भी रिटेल में किस तरीके का कस्टमर है, और उससे आपको हर कस्टमर की प्रॉफिटेबिलिटी की एनालिसिस हो जाता है कि कौन कस्टमर किस तरीके से डील कर रहा है, किस में ज्यादा कमाई है। अब हमारा प्लान शुरू होता है कस्टमर के साथ काम करने का।
डेल ने बताया कि उनका इनिशियली उन्होंने क्या किया था, सीधा रिटेल में चले गए थे, जो कि उनकी एक गलती थी। बाद में उन्होंने कहा कि अब हमने वो गलती सुधार ली है। क्यों? उन्होंने समझा गलती क्यों थी। उन्होंने कहा जो लार्ज एंटिटीज होती हैं उनसे ज्यादा प्रॉफिट मार्कअप था उनका, जो मार्जिन था वो ज्यादा था, उन्होंने पहले एनालाइज नहीं किया। उन्होंने कहा हमने इसीलिए कस्टमर सेगमेंट में जो रिटेल सेगमेंट है उसको रोक दिया। उन्होंने कहा हमने सोचा क्यों ना पहले बाकी कंपनीज इसकी आदत डाल दें, जो कंज्यूमर्स हैं उनकी। और जब वो रिटेल में दोबारा आए तो उन्होंने क्या किया, अब लोगों को क्योंकि आदत पड़ चुकी थी तो वो अपने पीसीज ज्यादा महंगे बेच सकते हैं। इन्होंने इंटरनेट बैंकिंग का यूज किया। इंटरनेट बैंकिंग, हाँ। उन्होंने कहा ई कॉमर्स वगैरह प्रॉपर यूज किया। उन्होंने कहा कि बड़ा सिंपल है, कस्टमर से बोलो तू क्या चाहता है। रिटेल की अभी बात कर रहा हूँ। उन्होंने कहा मुझे हार्ड डिस्क इतनी साइज की चाहिए, मुझे कैमरा चाहिए, मुझे नहीं चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे रैम इतनी चाहिए। बोल, तू बोल, मैं तेरे लिए उसी अकॉर्डिंगली बना के दूंगा। ये नहीं कि मैं पहले से बना के दे दूं। तू पहले ऑर्डर कर, उसके अकॉर्डिंगली मैं बना। अब लोग डिस्कस करते थे कस्टमर केयर पे, ई कॉमर्स पे बहुत अच्छे से डील करना शुरू हुआ। लोगों को अच्छे से समझना शुरू कर दिया डेल ने, रिटेल ने भी। और जो लार्ज एंटिटीज थी उनके साथ कैसे किया डेल ने, उन्होंने एक एग्जांपल दिया जैसे बोइंग का। उन्होंने अपने 30% की टीम स्पेशली बोइंग के साथ लगा। ऐसा क्यों? बोइंग के पास अपने भी बहुत काम। उनका फोकस जो है अपनी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स, अपनी स्ट्रेटेजीज के ऊपर ज्यादा होना चाहिए रेदर देन आईटी के ऊपर। उन्होंने कहा उनके इंजीनियर्स भी हैं बोइंग के, लेकिन हमारे इंजीनियर्स भी उनके साथ वर्क करते हैं एज इफ दे आर पार्ट ऑफ बोइंग इटसेल्फ। अब वहां पे वो ये नहीं डिस्कस करते कि डेल को क्या सेल करना है बोइंग को। rather वो डिस्कस करते हैं कि कैसे बोइंग फर्दर डेवलप हो सकता है, क्या नई टेक्नोलॉजीज हैं, किस तरीके से आज की डेट में इवॉल्विंग टेक्नोलॉजीज को यूज करके बोइंग आगे बढ़ सकता है। अब जब आपको बोइंग की सारी नॉलेज है तो आप अपने राइवल से बेटर हो गए कि नहीं हो गए। डेल ने एग्जैक्टली यही चीज का फायदा उठाया। उन्होंने कहा वी नो, वी अंडरस्टैंड आवर कस्टमर, आवर रिलेशनशिप विद आवर कस्टमर इज बेस्ट। और उन्होंने कहा इस तरीके से वी सर्व आवर कस्टमर इन अ बेटर वे। और नेचुरल सी बात है, यहाँ पे कस्टमर इज हैप्पी। डेल ने अपने रियल इंजीनियर्स जो एक्चुअली प्रोडक्ट्स पे वर्क करते हैं उनको भी कस्टमर्स के साथ लगाना शुरू किया, हर कस्टमर के साथ एटलीस्ट वन इंजीनियर, ताकि वो हर कस्टमर की नीड्स को एक्चुअली समझ सके, कस्टमर चाह क्या रहा है। और ऐसा नहीं है सिर्फ उसी पे रुक गए, उन्होंने एक काउंसिल मीट अलग रखनी शुरू की जिसके अंदर वेरियस कंपनीज के साथ डेल और अलग अलग बड़े एग्जीक्यूटिव्स मीट करते थे, समझते थे कि आखिरकार इनकी नीड्स क्या है। एक केस डेल ने बहुत अच्छा बताया। कहते हैं एक बार एक इंजीनियर को लगा कि जो हमारा कॉर्पोरेट क्लाइंट है उसको फास्टर परफॉर्मिंग पीसीस चाहिए। जब मीट हुई तो मीटिंग के अंदर काउंसिल को पता चला नहीं, उन्हें फास्टर पीसीस नहीं चाहिए। पीसीस की स्पीड से उनको ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। उनको चाहिए एक ऐसा पीसी जो डिफरेंट जनरेशन्स में भी सेम तरीके से काम करे। ये रिटेल नहीं है। यहाँ पे वो चाहते हैं कि अलग अलग टाइम पीरियड्स के अंदर सेम तरीके से वर्किंग हो। एक एग्जांपल से समझिए, विंडो 7 और विंडो 11 दोनों का इंटरफेस अलग है। कॉर्पोरेट क्लाइंट ये नहीं चाहते थे। वो चाहते थे कि डिफरेंट जनरेशन्स जो आए उन सबके सामने सेम इंटरफेस, सेम तरीके से ही वर्किंग हो, ताकि उनका ट्रेनिंग वगैरह का, उनका बाकी चीजों का खर्चा कम से कम हो, वो सिर्फ अपनी स्ट्रेटेजी वगैरह पे फोकस कर पाए। तो डेल ने कहा हम पूरी कोशिश करते हैं किसी भी तरह क्लाइंट्स के साथ एंगेज हों और उनको बेटर वे में समझ। डेल की ये बातें एक्चुअली सिर्फ उनकी कंपनी के लिए नहीं थी, सच बोलूं तो रियल लाइफ में बहुत सारे लोगों के लिए बहुत बड़ी इंस्पिरेशन। इस इंटरव्यू में डेल ने सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो समझाई वो थी कि ड्रीम्स देखना मत छोड़िए, आपका बिजनेस भी बहुत एक्सपेंड कर सकता है। ये मत सोचिए कि बड़ा वाला बिजनेसमैन आपके सामने खड़ा, कितना भी बड़ा क्यों ना हो, अगर आप राइट स्ट्रेटेजी फॉलो करेंगे तो आपका बिजनेस बहुत अच्छे से ग्रो करेगा। आपको बिल्कुल कभी नहीं घबराना कि यार आज की सिचुएशन में मेरा बिजनेस लो है, डाउन साइड जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं। राइट स्ट्रेटेजीज पे फोकस करिए, देखिए कि आखिरकार कहाँ बॉटलनेक आ रहा है जिसकी वजह से आपका बिजनेस जिस स्पीड से ग्रो करना चाहिए वो नहीं कर पा रहा।
अगर आप लोगों को भी अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए, बॉटलनेक को रिमूव करने के लिए या किसी कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजी को बनाने के लिए हमारी हेल्प या नीड की ज़रूरत है, आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हम बहुत खुश होंगे आपके बिजनेस के सक्सेस का पार्ट बनने के लिए। हम चाहेंगे जैसे माइकल डेल ने डेल टेक्नोलॉजीज़ को वहाँ तक लेके गया, आप भी ऊँचाइयों को छुएँ। आप लोगों से मेरी एक रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि ये और इस तरीके के वीडियो हम आप तक पहुँचा सकें और आपको ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट हो सके आपके बिज़नेस को आगे ग्रो करने